सोच कर देखिए, इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ जिसकी पहचानी खून खराबे और बेइंतहा क्रूरता से थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो रातों रात दुनिया में शांति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक महान की। इनकी कहानी बिल्कुल किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, पर यह पूरी तरह सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प सफर को खंगालने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर एक हुंकार योद्धा से शांति और धर्म के रास्ते तक का ये बदलाव हुआ कैसे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक क्रूर विजेता आखिर इतिहास का सबसे मशहूर शांतिदूत कैसे बन सकता है। आपको पता है, बौद्ध ग्रंथों में तो अशोक के शुरुआती दिनों को देखकर उन्हें चंडाशोक तक कहा गया है, यानी बेहद क्रूर। तो फिर ऐसा क्या बदल गया? सत्ता और जमीन की भूख रखने वाला इंसान अचानक बुद्ध के बताए रास्ते पर कैसे चल पड़ा और अहिंसा का पुजारी कैसे बन गया? आज हमें इसी ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाना है। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 321 ईसा पूर्व की, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर इस विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर 297 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार ने इसे दक्षिण में मैसूर तक फैला दिया। मतलब जब 268 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे ना, तो उन्हें विरासत में एक बहुत ही विशाल और पहले से ही आक्रामक विस्तार वाली नीतियों पर चलने वाला राज्य मिला था। जाहिर सी बात है, अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलना उस वक्त उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। और इसी आक्रामकता का नतीजा था 2661 ईसा पूर्व का वो भयानक कलिंग युद्ध। कलिंग, जिसे आज हम ओडिशा के नाम से जानते हैं, वो उस समय दक्षिण भारत के जमीनी और समुद्री व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण करने के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी था। ये एक काफी अमीर राज्य था। इसे साम्राज्य में मिलाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक युद्ध छेड़ा गया। जीत तो मौर्यों की ही हुई, लेकिन उसकी जो कीमत चुकाई गई ना, उसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1 लाख मौतें और करीब 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला नंबर है ये। और ध्यान रहे, ये तो सिर्फ वो लोग थे जो सीधे तौर पर युद्ध का शिकार हुए। इसके बाद भुखमरी और बीमारियों ने जो कहर बरपाया, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। कहते हैं कि जब युद्ध के बाद अशोक ने उस मैदान का दौरा किया, तो लाशों के ढेर और चारों तरफ बिखरी तबाही ने उन्हें अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। इस घटना का असर अशोक पर कितना गहरा था, यह हमें उनके 13वें प्रमुख शिलालेख से पता चलता है। उसमें साफ साफ लिखा है, कलिंग विजय के बाद अब देवताओं के प्रिय को गहरा पश्चाताप हो रहा है। सोचिए जरा, पूरे इतिहास में यह एक बहुत ही दुर्लभ क्षण है। एक सर्वशक्तिमान सम्राट जो अपनी जीत का जश्न मना सकता था, वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से अपना अफसोस जता रहा है और अपनी गलती मान रहा है। अब यहां एक बात साफ कर दूं, ये जो अशोक का हृदय परिवर्तन था ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। 268 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के बाद 261 ईसा पूर्व का वो कलिंग युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी घटना के बाद उन्होंने धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ कदम बढ़ाए। शुरुआत में बस एक आम अनुयायी की तरह जुड़े, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने हिंसा को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और शांति और करुणा का वो रास्ता चुन लिया जिसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। असल में बदलाव दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। एक तरफ था भेरी घोष, मतलब युद्ध के नगाड़ों की गूंज और सैन्य बल के दम पर जीत हासिल करना, और दूसरी तरफ था धम्म घोष, यानी नैतिकता और धम्म के जरिए लोगों के दिलों को जीतना। और अशोक ने क्या किया? उन्होंने भेरी घोष की उस आक्रामक नीति को पूरी तरह से उठाकर किनारे रख दिया और धम्म घोष को अपना लिया। सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये धम्म चीज क्या थी? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म सिर्फ कोई व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास या पूजा पाठ का तरीका नहीं था। आज के इतिहासकार इसे शासन करने का एक बहुत ही स्मार्ट और व्यावहारिक तरीका मानते हैं। जरा सोचिए, इतने बड़े और विविध साम्राज्य को, जिसमें अलग अलग संस्कृतियां थीं, एक साथ कैसे रखा जाए। इसके लिए अशोक ने सॉफ्ट पावर के रूप में धम्म का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा यूनिवर्सल कोड था जिससे बिना तलवार उठाए पूरे के पूरे साम्राज्य को एक ही धागे में पिरो कर रखा जा सके। अगर हम धम्म के मुख्य सिद्धांतों की बात करें तो इसमें अहिंसा, माता पिता और बड़ों का सम्मान जैसी बुनियादी बातें तो थी ही, लेकिन जो चीज़ इसे सच में कमाल का बनाती है वो ये है कि उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों तक के लिए अस्पताल और चिकित्सा की व्यवस्था करवाई। बिल्कुल सही सुना आपने। जगह जगह सड़कें बनवाई गईं, कुएं खुदवाए गए और जड़ी बूटियां लगवाई गईं। और सबसे अहम बात, सभी धर्मों के बीच आपसी सम्मान और सहिष्णुता पर जोर दिया गया ताकि समाज में पूरी तरह से शांति बनी रहे। अब अगर हम इस साम्राज्य के फैलाव को देखें तो इसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के कंधार से शुरू होकर पश्चिम में गुजरात, पूर्व में ओडिशा और नीचे दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र तक। अशोक ने बहुत ही समझदारी से अपने संदेशों और शिलालेखों को साम्राज्य की सीमाओं और खास व्यापारिक रास्तों पर लगवाया था। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उस वक्त का मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। उस जमाने में जब ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, तो फिर ये धम्म का संदेश जन जन तक पहुंचा कैसे? इसके लिए अशोक ने बड़े बड़े चमचमाते पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर अपने विचारों को उकेरा। और भाषा कौन सी चुनी? आम लोगों की भाषा, प्राकृत। इसके अलावा उत्तर पश्चिम के इलाकों में यूनानी और आरामी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया। इन शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ था, जिसे बहुत बाद में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और हाँ, जो लोग सच में पढ़ नहीं सकते थे ना, उनके लिए धम्म महामात नाम के खास अधिकारी रखे गए थे। इनका काम ही यही था कि ये गांव-गांव जाकर लोगों को ये संदेश जोर जोर से पढ़कर सुनाएं। खैर, हर महान कहानी का एक अंत तो होता ही है। 2332 ईसा पूर्व में अशोक के निधन के कुछ समय बाद ही ये इतना विशाल और ताकतवर मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि कमजोर उत्तराधिकारी, बढ़ता हुआ आर्थिक दबाव और अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियों का तेजी से उभरना। अशोक की वो महान नैतिक दृष्टि और शांति का संदेश तो युगों युगों तक जिंदा रहा, लेकिन उनका वो विशाल राजनीतिक साम्राज्य ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सका। जाते जाते इतिहास का ये पन्ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ सॉफ्ट पावर या शांतिपूर्ण नीतियों के दम पर किसी इतने बड़े साम्राज्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? हालांकि अशोक ने अपनी सेना को कभी खत्म नहीं किया था, लेकिन आक्रामक विस्तार की नीतियों को जिस तरह उन्होंने रोका, वो इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो क्या यही शांतिवाद आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण भी बना? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें शासन और कूटनीति के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।